राम शिंदे सर थोडे नैराश्यामध्ये आहेत, डिप्रेशनमध्ये आहेत. खूप मोठा पैसा वापरून सुद्धा, दडपशाही गुंडाशाही करून सुद्धा, प्रत्येक गल्लीमध्ये घरापर्यंत पोहोचून सुद्धा मी माझ्या मतदारसंघात नसताना त्यांचा तिथं पराजय झालेला आहे. आणि त्या नैराश्यामध्ये ते कुठेतरी बोलतात असं आपल्याला म्हणावं लागेल. आता ते जर गुप्त कॉन्ट्रॅक्ट बद्दल बोलत असतील तर तसं बघितलं तर मग मी गुप्त कॉन्ट्रॅक्ट अजितदादांबरोबर केलाय, अमित शहांबरोबर केलेला आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेबांबरोबर केलेला आहे, बावनकुळे साहेबांबरोबर केलेला आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये तुम्ही प्रचाराला येऊ नका. कारण भाजपचेच नेते माझ्या मतदारसंघामध्ये राम शिंदेच्या बाजूला तिथं प्रचाराला आले नाहीत. नड्डा साहेबांबरोबर तुम्ही वेगळा कॉन्ट्रॅक्ट केला होता की तिथं या, मात्र बोलू नका. म्हणजे आज झालं असं आहे की हे हास्यास्पद आहे की तुम्ही हारला आहात. हारल्यानंतर तुम्ही कुठेतरी नैराश्यामध्ये कुठेतरी रडीचा डाव तिथे खेळत आहात. 2019ला सुद्धा अशाच पद्धतीने ते बोलले होते, डोळ्यात पाणी आणून बोलले होते. आणि खापर कोणाच्या डोक्यावर फोडलं होतं तर विखे पाटील साहेबांवर फोडलं होतं. त्याच्यात त्यांना भेट म्हणून काय मिळालं तर मागच्या दरवाजाने आमदारकी मिळाली. आता त्यांची स्ट्रॅटेजी अशी आहे की आता रडीचा डाव खेळायचा, अजितदादांवर खापर फोडायचं आणि मग कुठेतरी मंत्रिपद मिळतं का काय अशी चाचपणी तिथं राम शिंदे सर करतात असं आपल्याला म्हणावं लागेल. त्यांचं असं म्हणणं होतं की बारामतीमधील तुमच्या मतदान केंद्रावर घड्याळाला मतदान पडणार, याची इथपर्यंत मॅच फिक्सिंग आहे. म्हणजे खरं तर आज ते काही लेवलला जाऊन बोलतायत. मी जर बारामतीला जाऊन मतदान केलं असतं, माझ्या पत्नीला केलं, माझ्या आईला केलं, माझ्या वडिलांनी केलं. आता मी जर गेलो असतो तिथं मी तुतारी वाजवणारा माणूस दाबलं असतं चिन्ह, थोडी मी तिथं घड्याळ दाबलं असतं. आता मी कुठं होतो तर माझ्या मतदारसंघामध्ये कर्जत आणि जामखेडमध्ये, जामखेड हा जो तालुका आहे जिथं राम शिंदे सरांनी गुंडांचा वापर केला, जिथं मोका असणारे गुंड प्रचारामध्ये भाजपकडनं प्रचार करत होते, अशा लोकांच्या विरोधात कार्यकर्त्यांच्या बाजूली, कार्यकर्त्यांच्या केसाला धक्का लागू नये म्हणून मी मध्यरात्रीपासून मतदान संपूस तर तिथं उपस्थित होतो. आणि मग अशात गुंडाशाही तिथं केली नसती तर मला वेळ मिळाला असता, मी बारामतीला गेलो असतो, मतदान केलं असतं, परत इथे येऊन प्रचारामध्ये नाहीतर मतदान होतंय का नाही, काय अडचणी येतात हे बघण्यासाठी आलो असतो. पण गुंडाशाहीच इतक्या मोठ्या प्रमाणात होली, कार्यकर्त्यांच्या हितासाठी लोकशाही टिकावी म्हणून मी माझ्या मतदारसंघामध्ये अडकून पडलो होतो. आज अजितदादा म्हणत होते की तुझ्या मतदारसंघात एक सभा घेतल्यानंतर पट्ट्या काहीतरी वेगळा दिसला, खरंच असं होतं? जेव्हा लोकसभेचं इलेक्शन होतं तेव्हा मोदी साहेब आणि शहा साहेबांनी जिथं जिथं सभा घेतल्या तिथं भाजपला फायदा कमी आणि विरोधकाला जास्त फायदा झाला. आता अजितदादांनी सभा माझ्याकडे का नाही घेतली हे मला तरी सांगता येणार नाही. पण दादा बारामतीतच इतकं गुंतून पडले होते आणि त्यांचे जे उमेदवार आहेत घड्याळाचे, त्यांच्या इथं जाऊन प्रचार करण्यासाठी त्यांना तिथं जावं लागत होतं. इथं त्यांचं घड्याळाकडनं कुणी उभं नव्हतं, भाजपकडनं उभं होतं. ते का नाही आले ते त्यांना तिथं विचारावं लागेल. पण जसं मोदी साहेबांचा प्रचार सभेमध्ये भाजपला कमी आणि विरोधकाला जसा फायदा झाला तसं सुद्धा इथं कदाचित होऊ शकला असतं. त्यामुळे जे विषय झाले नाहीत त्याच्यावर आता चर्चा करून फायदा काय. हार जीत होत असते, पराजय हा स्वीकारावा लागतो, तो त्यांनी स्वीकारावा आणि उगाच कोणाच्या डोक्यावर खापर न फोडता मला असं वाटतं की लोकशाहीला मान्य केलं पाहिजे. पार्टी म्हणून जिथं जिथं आमचे उमेदवार पडलेले आहेत तिथं नक्कीच आम्ही विचार करत आहोत. त्या बाबतीतली बैठक आता आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, जयंत पाटील साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली होईल. त्यात तो जो कुठला निर्णय घेतला जाईल तो आपल्याला बघावा लागेल. पण आज जर आपण बघितलं, नेते कुणी ईव्हीएम बद्दल बोलत नाहीत, पण सामान्य कार्यकर्ते, नागरिक मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएमच्या विरोधात तिथं बोलत आहेत. आता महाराष्ट्रातले प्रोजेक्ट गुजरातला गेले, गुजरातले आपल्याला काय दिलं तर ईव्हीएम मशीन दिलं. हे सगळ्या मशीन गुजरातच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोक आता शंका घेत आहेत. आता सुद्धा दिवसभरामध्ये 20-25 उमेदवारांशी मी बोललो. त्यांचं मत आलं, आमच्या गावामध्ये जिथं हक्काचं मतदान आहे, लोकांनी माझ्यासाठी प्रचार केला, तिथं सुद्धा आमचं त्या गावचं बूथ हे मायनस आहे, हे कसं होऊ शकतं. असे अनेक शंका लोक आता घ्यायला लागलेले आहेत. पुढच्या काही दिवसामध्ये हे वातावरण अजून ईव्हीएमच्या विरोधात तिथं गरम झालेलं आपल्या सगळ्यांना बघायला मिळेल. 10 उमेदवार आमच्या पक्षाचे, जे ट्रॅम्पेट नावाचं चिन्ह आहे, ज्याला सामान्य भाषेमध्ये तुतारी दुर्दैवाने तिथं म्हणलं जातं,
10 उमेदवार आमचे त्याच्यामुळे पडलेले आहेत। माझ्या मतदारसंघामध्ये रोहित पवार नावाचा डुप्लिकेट उमेदवार जो उभा होता त्या समोर सुद्धा हेच चिन्ह होतं, तिथे 3,500 मतं त्यांना तिथं मिळालेली आहेत। त्यामुळे ही जी स्ट्रॅटेजी आहे भाजपची, हे दुसरं चिन्ह वापरणं हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। राज्य इलेक्शन कमिशननी आमची मागणी मान्य केली, पण राज्य इलेक्शन कमिशनकडे फक्त कुठले इलेक्शन येतात तर लोकल बॉडीचे येतात, म्हणजे नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिका, आमदारकी आणि खासदारकी याला चिन्ह वापरायला द्यायचं का नाही द्यायचा हा निर्णय हा केंद्र इलेक्शन कमिशनचा आहे, पण ते काय आपल्या बाबतीत ऐकत नाहीत। आता अजून 4 वर्ष 4.5 वर्ष आले, लोकसभेचं जेव्हा इलेक्शन होईल तोपर्यंत आम्ही लढून हे चिन्ह कसं नाबाद होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, पण लोकल बॉडी इलेक्शनमध्ये हे चिन्ह हे वापरलं जाणार नाही एवढा तरी आत्मविश्वास आम्हाला सगळ्यांना आहे। आता VSIची एखादी बैठक असेल, VSIच्या बाबतीतली एखादी चर्चा असेल म्हणून भेटल्या असाव्यात असं आपल्याला म्हणावं लागेल, पण अजूनपर्यंत भेटीनंतर मी साहेबांना भेटलो नाही, त्यामुळे पवार साहेबांनी त्या बाबतीत खुलासा केला नाही, न दुसरा कोणी केलेला आहे। मला या बाबतीत काही बोलता येणार नाही। सर, हिंदी में जानना चाहते हैं, जिस तरीके से राम शिंदे जी आरोप लगा रहे कि कुछ सेटिंग था दोनों पक्षों के बीच में, इसकी वजह से आप जीते हैं। देखो, राम शिंदे सर जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजित दादा और हमारे में सेटिंग था, वो क्यों ऐसा बोले कि अजित दादा का एक भी सभा उनके तरफ से, मतलब राम शिंदे सर की तरफ से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ नहीं। अभी अजित दादा का विषय साइड को रखते हैं। अमित शाह साहब ने तो टाइम दिया था, डेट दिया था, लेकिन उन्होंने वो सभा कैंसिल की। देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं आए थे, नड्डा साहब वहाँ पे आए, हाथ हिला के निकल गए। तो मैं राम शिंदे सर को ऐसा कहना है कि मेरा कांटेक्ट भाजपा के नेता के साथ भी है कि मैंने फ़ोन किया वहाँ पे प्रचार के लिए मत आओ, और भाजपा के नेता ने मेरा सुना। मतलब अगर अजित दादा के बारे में वो कह रहे, वो अगर असली चीज़ है तो मैं कहूँगा, मैं अमित शाह साहब को भी फ़ोन किया, मोदी साहब को भी किया, यहाँ पे प्रचार मत लो, और उनके नेताओं ने वो सुना। मतलब राम शिंदे से ज़्यादा मेरा उनके पक्ष में ज़्यादा चलता है। मेरा वजन, मतलब कर्जत जामखेड़ के ये आमदार का वजन उनके पक्ष में केंद्र सरकार में भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना पड़ेगा हमसे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए अब आपके पास नंबर्स नहीं है, सरकार जो है बहुत हेवी मेजॉरिटी के साथ महायुति की आने जा रही है, इस जो है क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे? तीनों पक्षों का नेता साथ में बैठते हुए एक गठ का नेता वहाँ पे अगर प्रपोज करे, उनको अगर विरोधी पक्ष नेता घोषित किया गया तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण अधिकार ये स्पीकर के हाथ में। अभी स्पीकर देखते लोकशाही मानते हैं कि नहीं मानते, या ऐसे ही 5 साल विदाउट लीडर ऑफ अपोजिशन वो कामकाज चलाना चाहते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। विजय वडेट्टीवार जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनका एक अभी स्टेटमेंट आया है कि महाविकास आघाड़ी में आगे चल के सब पार्टी साथ में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये अभी कह नहीं सकते। तो इस बयान को कैसे देखें? वे उनका वो स्टेटमेंट है, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट वो हो सकता है। जब तक राहुल गांधी जी, पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब इस विषय पे बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मैं हूँ या वो है या कोई भी हो, जो भी स्टेटमेंट करेंगे वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। लास्ट वीक ईवीएम को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, जैसे अभी आपने भी कहा कि लोगों में चर्चा है, लेकिन लीडर्स उस पर कहते हुए बचते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये देखो, लीडर्स को जो अपेक्षा थी महाविकास आघाड़ी के, उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी सर्वे हमने किए थे, या जो भी सर्वे एजेंसी ने, या आपने भी जो प्री पोल एनालिसिस वहाँ पे किया था, सब में हमारे जो उम्मीदवार थे 120 से लेकर 130 तक चुन के आने वाले थे। डायरेक्ट 45 तक या 50 तक आना, मतलब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हम उस विषय में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे लेवल पे या हमारे पक्ष के लेवल पे एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही है। लेकिन लोग तो खुद वहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं। अभी लोग बहुत बड़े तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट गुजरात गए थे, और गुजरात ने हमको क्या दिया, तो ये ईवीएम मशीन दी थी। ये सब ईवीएम मशीन गुजरात से आई, ऐसे चर्चा है। और उसमें अगर आप देखो तो उम्मीदवार के खुद के गाँव में उनको नेगेटिव वोटिंग वहाँ पे हुआ है। ये जनरली वैसे होता नहीं, क्योंकि जिस तालुका से या जिस गाँव से उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा होता है, उसको वहाँ से मेजॉरिटी वोटिंग होती है। दूसरा, नंबर मिसकैलकुलेशन वहाँ पे होना, या दूसरी बात, कराड़ में अगर आप देखो, सातारा में 2 उम्मीदवार 2 जगह से जो खड़े हैं हमारे पक्ष से और एक विरोधी पक्ष से, उनको एग्जैक्ट सेम वोटिंग वहाँ पे हुआ है। और ऐसे बहुत सारे तफावत, और जो
जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन जो बूथ ऑफिसर्स थे उनके भी बहुत अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन है। इस सबको अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ईवीएम में हुई है, ऐसी चर्चा है। और उस चर्चे को सबड्यू करने के लिए या दबाने के लिए दो राज्यों के इलेक्शन साथ में लेने के, एक राज्य को जैसे चलना है चलने दो और दूसरे बड़ा जो राज्य होगा उसका ईवीएम हैक किया जा सकता है, ऐसी चर्चा अभी कॉमन मैन में है। अगर लोग ये इस तरीके से चर्चा करते तो उससे पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात 222 या 230 जो उम्मीदवार महायुति के चुन के आए, तो अभी तक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, जैसे 14 में मोदी साहब पहली बार झूठ बोलते हुए वहां पे चुन के आए थे, तब इतना बड़ा सेलिब्रेशन इस कंट्री में हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में उस तरीके का सेलिब्रेशन लोगों के कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा। जहां से एमएलए चुन के आए वहां पे उनके ऑफिस में पटाखे फूटे गए या गुलाल खेला गया, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे भी उस तरीका जश्न होते हुए हम सबको नहीं दिखाई देता। उससे ही पता चलता है कि लोगों के मन के खिलाफ यहाँ पे मैंडेट मिला है। अभी ये मैंडेट कैसे मिला वो थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। 25 से 30 सीटों का ऐसा कहा जा रहा है कि जिसको लेकर ज्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। जिस तरीके के आपने कैलकुलेशन बताए हैं, दोबारा से रीकाउंटिंग या री इलेक्शन को लेकर भी मांग की जा रही है, तो क्या आप लोग अप्रोच करेंगे? देखो, आज जो चुन के आए उनकी बैठक है। कल जो उम्मीदवार हमारे थे और हमको लगते थे वो चुन के आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, और अनफॉर्चुनेटली उनका जो डेफिशिट है वो 50 हज़ार का है। तो अभी उन सबको विश्वास में लेते हुए जिला अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद हम हमारे नेता वहाँ पे निर्णय लेंगे, लेकिन वो कल होगा ऐसे लग रहा है। सर, ट्रम्पेट की वजह से आपकी 9 सीटें हारी है, ऐसी चर्चा है, इसको कैसे देखते हैं? 9 सीटें और एक अणुशक्ति नगर की अगर आप लोगे तो वो 10 सीटें होती है। अभी वो तो स्ट्रैटेजी का भाग है जो महायुति का नेता और पक्ष ने वहाँ पे किया है। अनफॉर्चुनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हमको मिला है। 10 उम्मीदवार हमारे वहाँ पे सिर्फ ट्रम्पेट, ये जो चिन्ह है जो मराठी में उसको तुतारी बोलते हैं, उस चिन्ह के कारण हमारे उम्मीदवार हारे। अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोहित पवार नाम का जो डुप्लीकेट उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा था उसके सामने भी ट्रम्पेट थी, उनको 3,500 मतदान मिला था। और ये जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल हुई है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी का भाग है। अभी जो सेंट्रल लेवल का इलेक्शन कमीशन है उन्होंने हमारी जो डिमांड थी लोकसभा और विधानसभा के लिए ये चिन्ह डिबार करने की, वो सुनी नहीं। महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने वो सुनी है, लेकिन वो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसके लिए सुनी है। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन फरवरी महीने में होगी ऐसे हम चर्चा है। उस इलेक्शन में हम देखेंगे अभी उस चिन्ह का कैसे होगा और हमारी रणनीति क्या होगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।